एक आवाज़ जो हमेशा पर्यावरण संरक्षण के विषय में बोलती थी, जंगलों के संरक्षण के विषय में बोलती थी, अचानक खामोश हो गई। हम बात कर रहे हैं माधव गाडगिल की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। माधव गाडगिल को विशेष रूप से वेस्टर्न घाट्स के संरक्षण के लिए गठित उस एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, जो वर्ष 2010 में गठित हुआ था और जिसकी सिफारिशें इतनी क्रांतिकारी थी कि इस एक्सपर्ट पैनल को वस्तुतः माधव गाडगिल कमीशन के रूप में भी पहचान मिली। साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान की वजह से वर्ष 2024 में उनको यूनाइटेड नेशंस के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशंस का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है। एक्सपर्ट पैनल के रूप में उन्होंने किस तरह की सिफारिशें दी थी, उससे पहले आप वेस्टर्न घाट्स के थोड़े से महत्व को देख लीजिए। अगर आप वेस्टर्न घाट्स की भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे तो ये गुजरात से लेकर के केरला तक फैला हुआ है, केरला तमिलनाडु तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति है। और अगर इसके महत्व को आपको जानना है तो आप इससे इसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल यहीं पर पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। एक तो बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही सघन क्षेत्र है, न केवल वन्य जीवों की प्रजातियों की बहुत ज्यादा विविधता है, बल्कि पौध प्रजातियों की, पेड़ों की प्रजातियों की भी बहुत विविधता आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यानी बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से एक बहुत ही सघन क्षेत्र है। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल यहीं पर पाई जाती हैं और कहीं पर नहीं पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे, लॉयन टेल्ड मैकॉक और नीलगिरी तहार जैसी प्रजातियों को, जिनका पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से, उसको बनाए रखने के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है, तो वे प्रजातियां केवल यहीं पर पाई जाती हैं, यहीं की एंडेमिक हैं और दुनिया में ये कहीं नहीं पाई जाती हैं। तो आप प्रजातिगत विविधता के साथ साथ एंडेमिक प्रजातियों की संख्या के दृष्टिकोण से भी वेस्टर्न घाट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट दुनिया का माना जाता है। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में इसको शामिल किया जाता है। न केवल जैव विविधता के दृष्टिकोण से इसका विशिष्ट महत्व है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी इसका खास महत्व हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई को जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करना होगा, यानी अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हमें वायुमंडल से हटाना है। और न केवल अतिरिक्त वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड से हटाना है, बल्कि जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उसको भी हटाना है, यानी कार्बन सिंक की व्यवस्थाओं को जनरेट करना है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे प्राकृतिक हो। अगर आप ये देखें वेस्टर्न घाट्स की भूमिका, तो वेस्टर्न घाट के बारे में ये अनुमान है कि ये प्रतिवर्ष 4 मिलियन टन कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करता है, यानी उसको सोख लेता है, उसका अवशोषण कर लेता है। कार्बन सिंक के रूप में आप इसकी भूमिका देख सकते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के अंतर्गत भी इसकी विशिष्ट भूमिका होने वाली है। साथ ही ये बहुत सी अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है, बहुत सी जनजातियों को यहाँ पर एक तरह से आवास प्रदान करता है। बहुत सी जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ जनजातिगत विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर बहुत से जलप्रपात भी हैं जिनका प्रयोग करके आप बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, यानी मानव विकास के अंतर्गत भी इसके योगदान को आप देख सकते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट्स का एक बड़ा महत्व है। लेकिन अलग अलग विकासात्मक गतिविधियों का जब प्रभाव इस पर बहुत ज्यादा पड़ने लगा, तो इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए, इसके कायाकल्प के लिए वर्ष 2010 में सरकार को एक एक्सपर्ट पैनल बनाना पड़ा, जिसका नाम था वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, जिसके अध्यक्ष बने माधव गाडगिल। इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशें बेहद क्रांतिकारी थी। अगर हम उसकी सिफारिशों को देखें तो बेहद क्रांतिकारी थी। क्रांतिकारी क्यों थी, यह आपको जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यह मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में यह शामिल है कि जब इसको करने के बाद आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही इस फीस पर भी आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हुए मनीष कोड का इस्तेमाल करें। इसमें आपको मनीष कोड का इस्तेमाल कैपिटल लेटर में ही करना है, तो आपको इस फीस पर भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगी। इससे संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है और इनमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। इंग्लिश के जो बैच होंगे, इंग्लिश के, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन जो नोट्स उपलब्ध होंगे वो इंग्लिश में होंगे। साथ ही 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी और जो भी समझाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, जो भी पढ़ाया जाएगा, ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो।
तो एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। इससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अब माधव गाडगिल कमीशन की सिफारिशों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। माधव गाडगिल कमीशन की जो सिफारिशें थी वो क्या थी? माधव गाडगिल ने कहा कि जो पूरी पहाड़ी श्रृंखला है वेस्टर्न घाट की, वस्तुतः उसको इको सेंसिटिव एरिया, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाना चाहिए। और अगर आप पूरे वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे तो इसने 64% क्षेत्र को वेस्टर्न घाट के क्या कर दिया, ये कहा कि इसको इको सेंसिटिव एरिया के रूप में परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। जब इसने ये सिफारिशें कर दी तो इसके खिलाफ आवाज भी उठी। आवाज इसलिए उठी कि बहुत से जो राज्य थे उनको लगा कि अगर इतना बड़ा एक क्षेत्र इको सेंसिटिव एरिया के अंतर्गत आ जाएगा तो उसकी अलग अलग गतिविधियों को, अलग अलग विकासात्मक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। साथ ही इसने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरे क्षेत्र को एक ही श्रेणी के अंतर्गत आपको बांटना है, बल्कि इको सेंसिटिव एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 के रूप में उनको श्रेणीगत कर दीजिए। साथ ही जो इको सेंसिटिव एरिया 1 है उसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार की इकोलॉजी पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली, पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियां हैं, जैसे खनन गतिविधियां, जो बड़े उद्योगों की स्थापना जैसी रेड इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने वाली घटनाएं, इनको पूरी तरह से यहां पर प्रतिबंधित कर दीजिए। यानी इसको श्रेणीबद्ध तरीके से किस तरह से एस्टेब्लिश करना है, इसकी भी सिफारिश इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। साथ ही वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल ऑथोरिटी, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करने का भी सुझाव इनके द्वारा दिया गया। तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठी। आवाज जैसे कर्नाटका ने ये कहा कि 20,668 स्क्वायर किलोमीटर का जो इको सेंसिटिव एरिया है वो उसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार से गोवा ने भी कहा कि जो लगभग 1461 स्क्वायर किलोमीटर का इकोलॉजिकल एरिया घोषित किया गया है, वो वस्तुतः उसमें से 370 स्क्वायर किलोमीटर का इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कम किया जाना चाहिए। तो इस तरह की डिमांड उठी क्योंकि इनका कहना था कि हमारी विकासात्मक गतिविधियां बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। अब विकास के बीच और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक बहुत बड़ी बहस इन सभी राज्यों में चल पड़ी इसकी सिफारिशों के कारण। तो एक नया कमेटी एस्टेब्लिश की गई जिसको आप कस्तूरी रंगन समिति के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। इसने अपनी सिफारिशें वर्ष 2013 में दी, कस्तूरी रंगन कमेटी ने, और उसने ये कहा कि जो 64% एरिया है जिसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में घोषित किया जाना है, उसको घटा करके 37% कर दिया जाना चाहिए। 37% कर देंगे तो जो डेवलपमेंटल वर्क है और जो पर्यावरण संरक्षण है उसके बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन एस्टेब्लिश कर सकेंगे। साथ ही कस्तूरी रंगन कमेटी ने यह भी कहा कि खनन से संबंधित गतिविधियां, चाहे वो पत्थर खनन हो चाहे रेत खनन हो, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। जो थर्मल पावर प्लांट है, जो तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जल विद्युत परियोजनाओं को तभी अनुमति यहां पर दी जा सकती है जब उसका पूरी तरह से अध्ययन, वैज्ञानिक आकलन कर लिया जाए। इस तरह की सिफारिशें दी गई। तो इसकी सिफारिशों से क्या हुआ, एक अवेयरनेस क्रिएट हुई। साथ ही जो माधव गाडगिल कमीशन था, जिसको सामान्यतः माधव गाडगिल कमीशन के नाम से जाना जाता है, ये एक्सपर्ट पैनल है, उसने ये कहा कि हमें टॉप डाउन अप्रोच की बजाय बॉटम अप अप्रोच अपनानी चाहिए। बॉटम अप अप्रोच क्यों अपनानी चाहिए? क्योंकि अगर हम पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत बिल्कुल स्थानीय समुदायों की भूमिका को एस्टेब्लिश कर देंगे तो ये प्रक्रिया ज्यादा लोकतांत्रिक होगी और पर्यावरण संरक्षण को बेहतर तरीके से हम जमीनी स्तर पर हकीकत बना सकते हैं। और इसलिए इन्होंने ग्राम सभाओं को अधिकार देने की भी बात की थी। ग्राम सभाओं को पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत विशिष्ट अधिकार देने की बात की थी। तो इस वजह से भी इनकी सिफारिशें जो थी वो बहुत क्रांतिकारी मानी जाती हैं। तो आप देखेंगे कि इनकी सिफारिशों की वजह से सरकार को एक और कमेटी एस्टेब्लिश करनी पड़ी और वेस्टर्न घाट के संरक्षण को लेकर के एक बड़ी बहस चली। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि कई ऐसी चीज, वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिए कई ऐसे कदम उठाए गए जो कि संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। साथ ही माधव गाडगिल की अगर आप भूमिका को देखेंगे तो माधव गाडगिल की भूमिका कई
क्षेत्रों के अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। जैसे जो बायोडायवर्सिटी एक्ट वर्ष 2002 का है, उसको बनाने में, उसके उसके शिल्पीकरण में इनकी विशिष्ट भूमिका रही। साथ ही जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, उसके जमीनी क्रियान्वयन में भी इनकी विशिष्ट भूमिका रही। तो इनकी जो भूमिका है वो बहुत विस्तृत है और निश्चित रूप से पर्यावरणविद के रूप में जो उन्होंने कार्य किए हैं, वो विशेष रूप से इस तरह की परंपरा को गढ़ते हैं जो भविष्य में निश्चित रूप से उस पर आगे चल करके भारत में पर्यावरण संरक्षण का और अधिक विस्तार किया जा सकता है। भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और बेहतर काम कर सकता है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी घाट की अवस्थिति नहीं पड़ती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।